Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9th Science Chapter 1 Matter in Our Surrounding के लेक्चर नंबर 7th को। मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे इसी चैप्टर के 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एकदम इजी और क्रिस्टल वे में आपको समझाया है। तो आप पहले जाकर मेरे जो लेक्चर है 6 लेक्चर उन्हें देख लेना, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। एवापोरेशन ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इस पे डेफिनेटली सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एकदम फिक्स है कि एवापोरेशन पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एवापोरेशन एंड डिफाइन एवापोरेशन, तो मैं अभी जो डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देना, द प्रोसेस इन विच liquid gets converted into gaseous form, liquid into gaseous form at any temperature below its बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली इस डेफिनेशन को मैं एकदम इजी वे में आपको समझाता हूं। इसके अंदर होता यह है कि जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में। जब आपका लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। एनी टेम्परेचर, ये कंडीशन याद रखना, एनी टेम्परेचर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको मैं आपको आसानी से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका लिक्विड है, मान लेते हैं हम पतीली में या फिर एक बीकर लो, उसके अंदर आप पानी डाल दो, ठीक है। हमने एक गिलास लिया या पतीला लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। ये हमारा बेसिकली क्या है, H2O। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। वाटर का शॉर्ट नेम होता है H2O। अब इसको क्या होता है, इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो आप ये देखोगे जो लिक्विड होता है, लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, भाप में, वेपर, स्टीम में स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, भाप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर मान लेते हैं हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिया है, ठीक है। किसी को इसमें ये बोला गया कि जब आपका लिक्विड जो होता है, यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड है, ये जो लिक्विड आपका है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। जब ये लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फॉर्म में। ये आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका स्टीम बदल रहा है, यानी कि भाप बनना है किसी भी टेम्परेचर पे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। आई होप कि एवापोरेशन आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि जब लिक्विड से गैस में जाते इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन भी तो कहते थे। क्या कहते थे, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो। और जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो इसे एवापोरेशन भी कहते हो। हाँ, एक ही चीज के दो नाम, ये कैसे हो गया। तो चलिए इसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जब एज ए स्टूडेंट मैंने पढ़ा था ये चैप्टर, या फिर मैं अभी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उनमें यही कॉमन डाउट रहता है कि जब आप लिक्विड से गैस जाते हो तो इसे आप एवापोरेशन भी कहते हो, जब आप लिक्विड से गैस जाते हो तो इसे आप बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हो। ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये क्वेश्चन ही लिख लेना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या रहता है, वेपोराइजेशन। कि आखिरकार आपका जो एवापोरेशन होता है या बॉइलिंग या वेपराइजेशन कह लो, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए क्या करना,
एक तरफ आप लिख लेना बॉइलिंग, इसी का दूसरा नाम क्या रहता है, वेपोराइजेशन। ठीक है, और एक तरफ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एवापोरेशन, ताकि आपको दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाए। ठीक है, अब हमने लिख लिया है, अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आप बॉइलिंग की बात करें, किसकी, बॉइलिंग, तो इसमें क्या आपका क्या होता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन में इसके अंदर आपका क्या होता है, सबसे पहली बात तो लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। आपका एवापोरेशन में भी सेम रहता है, आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको सारे समझाता हूँ। पहला ये कि जब आपका लिक्विड से गैस में जाता है तो यहाँ पे आपका एक चीज याद रखना, जो भी लिक्विड आप यूज करे हो, लिक्विड आपका वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, ठीक है, या फिर मल्टीपल मिल्क हो सकता है, कोई सा भी लिक्विड की बात करते हैं, तो जो भी लिक्विड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या होता है वो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिक्विड से गैस जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, तो एक ऐसा जो लिक्विड हम लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे जो होता है लिक्विड आपका बॉइल होना स्टार्ट होता है, गैस बन जाता है। तो जो भी लिक्विड लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है रीच करना जरूरी होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है, तभी वो आपका गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लिक्विड हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाटर, तो वाटर का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना रहता है, 100 डिग्री। जब आपका पानी जो होता है लिक्विड फॉर्म में, अगर उसे आप 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करोगे तो इसके बाद क्या होता है, ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ये वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है, स्टीम, और स्टीम ही आपका क्या है, गैस है। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ आ गया होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रीच करना जरूरी होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में जब जाते हो वहां पे आपका लिक्विड जो रहता है वाटर, अगर उसका जब आप बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाओगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, आपका बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहेंगे। फिर सेकंड आपका आ जाता है एवापोरेशन। एवापोरेशन में भी यही रहता है कि लिक्विड से गैस में जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिक्विड अपना क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है, अब वाटर जो है किसी भी टेम्परेचर पे, मान लेते हैं 20 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपका गैस बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर आपका याद रखना, जब आपका पानी जो होता है अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनना स्टार्ट होगा तो उसे हम बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन कहेंगे। जब आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनना स्टार्ट हो जाए, स्टीम, उसे हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहेंगे। जब आपका पानी किसी भी टेम्परेचर पे गैस बन जाए, पानी किसी भी टेम्परेचर पे गैस बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे। आई होप ये पहला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ठीक, अब दूसरा लेते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जो आपका यहाँ पे क्या रहता है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, ये क्या रहता है आपका रैपिड रहता है, रैपिड प्रोसेस। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रैपिड, ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ, फास्ट। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस रहता है आपका, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ये जल्दी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर एवापोरेशन की बात की जाए तो इसमें क्या रहता है, ये आपका स्लो प्रोसेस रहता है। कैसा रहता है, स्लो कह सकते हो या ग्रेजुअली कह सकते हो। ठीक है, स्लो प्रोसेस रहता है, यानी ये धीरे धीरे होता है। यहाँ पे एवापोरेशन जो होता है पानी आपका भाप धीरे धीरे बनेगा और ये जल्दी बन जाता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये रहता है। तीसरा डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे इसमें ये रहता है कि थ्रू आउट द सेम रहता है, यानी कि इसमें बेसिकली ये रहता है कि जब बॉइलिंग स्टार्ट होता है, भाप बनना स्टार्ट होता है तो पूरा लिक्विड एक साथ बनना स्टार्ट होता है, पूरा बल्किंग एक साथ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सरफेस फेनोमेना होता है, और ये कैसा होता है, थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, मैं समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, बेसिकली बबल बनते हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी पॉइंट को। इसमें क्या होता है, जैसे मान ले कि हमने पतीली में पानी लिया, ठीक है, हमारा क्या यहाँ पे पानी है। ठीक है, अब पानी है, जब इसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप ये देखोगे कि इसके नीचे से ना बबल, छोटे छोटे से बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो पानी होगा पूरा पानी एक साथ पानी क्या, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या,
इसमें क्या बोला है, थ्रो आउट द एंटायर लिक्विड सोल्यूशन, यानी जितना भी लिक्विड सोल्यूशन होगा सारा एक साथ आपका क्या गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट में लिख देता हूं, याद रखना आपका क्या रहेगा, एक साथ सारा का सारा लिक्विड क्या बनेगा, आपका गैस बन जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे या फिर वेपराइजेशन। और इधर साइड आ जाए तो इसमें थर्ड आपका ये डिफरेंस रहता है कि इसके अंदर क्या रहता है, ये आपका सरफेस फेनोमेना रहता है। क्या रहता है, सरफेस फेनोमेना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने पानी लिया, ठीक है, हमने सेम ऐसी पतीली में हमने क्या कर दिया, पानी ले लिया, ठीक है, ठीक है, पानी ले लिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, छत पे ले जाके अपने छत के ऊपर रख दिया। इसके ऊपर क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, इसके ऊपर मान लेते हैं सनलाइट आएगा, सनलाइट होगा तो इसको हीट मिलेगा। बेसिकली हम हीट का कोई सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको हीट मिलेगा तो इसके अंदर क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाला रहता है, सबसे ऊपर वाला, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस कहते हैं, सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सरफेस वाला जो रहता है ना, सबसे ऊपर वाला पानी का लेयर, ये एवापोरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अंदर वाले बल्किंग वाले नहीं होते, इसमें बबल नहीं बनते। ये जो आपका सरफेस वाला रहता है ये आपका क्या होता है, गैस बनना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए जो रहता है एवापोरेशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस फेनोमेना कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं कि आपका थ्रो आउट द एंटायर लिक्विड सोल्यूशन एक ही बार में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है, बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज याद रखना, इसमें आपका क्या बनेगा, इस सोल्यूशन में बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो, आपको ये चीज तो कोई भी बता देता है, आपको या बुक में भी आपको मेंशन मिल जाएगा कि जब आपका लिक्विड गैस बनता है, अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बने, जब आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनता है तो उसे हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। और एवापोरेशन किसे कहते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे जब आपका लिक्विड गैस बन जाए तो इसे एवापोरेशन कहते हैं। लेकिन ये वाला ठीक है कि आपका जो भी बॉइलिंग एवापोरेशन होता है जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है, और ये आपका स्लो होता है, बॉइलिंग के मुकाबले आपका एवापोरेशन स्लो होता है। और तीसरा चीज इसमें जो रहता है, सारा का सारा लिक्विड एक बार में बॉइल होना स्टार्ट होता है, नहीं कि गैस बनना स्टार्ट होता है। और इसमें बबल बनते हैं, ठीक है, बॉटम से बबल बनते हैं। आप एक काम करना, गैस में पानी लेना और उसको बॉइल करना, तो आप देखोगे नीचे साइड से ना छोटे छोटे बबल आपके दिखेंगे। और यही आप एक काम करना, जो आपका गीला कपड़ा होता है, शर्ट या फिर स्वेटर जो भी, उसको धूप में रख देना। आप ये देखोगे कि इसके जो सरफेस वाले होते हैं पहले वो एवापोरेट होना स्टार्ट होते हैं और अंदर वाले नहीं, वो धीरे धीरे होते हैं, इसीलिए आपका स्लो प्रोसेस होता है। बाकी इस वाले टॉपिक के बारे में, एवापोरेशन के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मेजर डिफरेंस ये रहता है। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे भी लिक्विड से गैस जा रहा है और यहाँ पे भी लिक्विड से गैस जा रही है, एवापोरेशन है या बॉइलिंग और वेपराइजेशन है, डिफरेंस कुछ है नहीं। डिफरेंस मैंने आपके सामने सारे लिखवा दिए। ठीक है, तो सिंपल से लफ्जों में मैं आपको समझा देता हूं, जब आपका लिक्विड से गैस में जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन आपको समझ आ गया होगा। अब एवापोरेशन होता क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर में अब हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप लिक्विड से गैस में जाते हो, लिक्विड से किस में जाते हो, गैस स्टेट में जाते हो, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम एवापोरेशन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने कंडीशन भी आपको बताई थी कि जब आपका लिक्विड से गैस जाता है या आपका किसी भी टेम्परेचर पे जाए, एनी टेम्परेचर, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जब रीच कर जाएगा तभी लिक्विड से गैस जाएगा। आपका लिक्विड जो है किसी भी टेम्परेचर पे आपका लिक्विड से गैस में चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। ठीक है, आई होप ये वाला आपका यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर ये चीजें। ठीक है, आपको एवापोरेशन तो समझ आ गया होगा। अब एवापोरेशन के कुछ एग्जांपल देता हूं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एवापोरेशन कैसे हमें ऑब्जर्व होता है, हम कैसे देखते हैं एवापोरेशन को डे टू डे लाइफ में, फिर ये एवापोरेशन होता क्या है। ठीक है, रीजन फॉर एवापोरेशन, अगर एवापोरेशन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया एवापोरेशन सिंपल सा है क्या, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि हमें डे टू डे लाइफ में कैसे एवापोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एवापोरेशन
इन डेली लाइफ। ठीक है, मैं डेली लाइफ से आपको रिलेट करके देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हाँ ये ऐसा होता है, हम देखते हैं तभी ये चीजें सही है। ठीक है, अब एवापोरेशन के अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए, डेली लाइफ एग्जांपल की बात की जाए, तो सबसे पहला आपका क्या रहता है, हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई अप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप छत पे ऊपर जाते हो कपड़े उसे सुखाने के लिए आप रख देते हो, तो आप एक बात बताओ, जो आपका सनलाइट आता है कपड़े के ऊपर आता है, उसे हीट करता है, टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, आपका जो कपड़े के अंदर जो भी गीला रहता है कपड़ा, वेट क्लॉथ आपका क्या होता है, ड्राई होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका वेट यानी कि गीला जो क्लॉथ रहता है, एक गीला क्लॉथ आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई क्लॉथ में। तो इसके अंदर जो वेट था तो इसके अंदर पानी था ना, गीला था। ठीक है, आपका जो गीला कपड़ा था वो आपका बेसिकली सूख गया, आपका वेट से क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो पानी जो था कपड़े के अंदर वो गया कहाँ, वो क्या होगा, एवापोरेट हो गया। आप खुद सोचो, यहाँ पे लिक्विड जब आपका गैस बन रहा है, क्या यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रीच हो रहा है, क्या यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बना, क्या जो सूरज ने आपको किरणें जो दी, हीट दिया, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस? नहीं, वो टेम्परेचर कम था। तो किसी भी टेम्परेचर पे हमने मान लिया कि मान लें 50 डिग्री सेल्सियस, 50 नॉर्मली गर्मियों में नहीं होता इतना ज्यादा, हम मान के चलते हैं कि वही 35 मान के चलते कि 35 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ, तो आपके जो छत के ऊपर कपड़े रखे हुए थे सूख गए, तो 35 डिग्री पे चला गया, यानी कि आपका जो पानी का कितना रहता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 35 डिग्री में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या किसके अंदर आएगा, एवापोरेशन के आएगा। पहला एग्जांपल समझ गए। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका। ठीक है, आपका रहता है, मान लेते हैं कि मॉम मोप्स द फ्लोर। ठीक है, जो आपकी मम्मी होती है वो पोछा लगाती है। ठीक है, मम्मी को हटा के हम यहाँ पे सिस्टर कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सिस्टर से काम करवाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं मोप्स का मतलब होता है पोछा लगाना। ठीक है, सिस्टर मोप्स द फ्लोर, आपकी सिस्टर है वो पोछा लगाई, तो ठीक है, पोछा लगाने के बाद क्या हुआ कि आपका फर्श जो होता है गीला हो जाता है हल्का सा। अब जो गीला हो जाता है उसका आप फैन चालू कर देते हो, या कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो रहता है आपका, जो आप देखोगे जो फर्श रहेगा एकदम क्लीन हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई पानी नहीं रहेगा। तो वो पानी आखिरकार गया कहाँ, वो एवापोरेट हो गया। वो क्या बन गया, आपका भाप बन गया, लिक्विड से गैस चला गया। तो जो आपका रूम का टेम्परेचर था क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस गया? नहीं, तो उसे हम बॉइलिंग नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे। बेसिकली लिक्विड से गैस में चला गया रूम टेम्परेचर पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन। तो आपकी जो सिस्टर पोछा लगाती है वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, आप कह सकते हो एवापोरेशन का। फिर थर्ड एग्जाम्पल याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। आपको पता होगा कि जो नमक बनता है कहीं ना कहीं वो आपका किससे बनता है, समुद्र के पानी से, ओशियन पानी से। क्यों? क्योंकि वो आपका कैसा होता है, नमकीन पानी होता है, साल्टी होता है, उसके अंदर नमक प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, अगर आपको सिंपल से लफ्जों में डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसे बाद में इरेज कर दूंगा, आप दोबारा बना लेना, आप लिख लेना एंड टू एंड। इसमें क्या रहता है, जैसे मान लेते हैं जो ओशियन का पानी होता है, नदी का सी वाटर होता है, सी वाटर या फिर ओशियन वाटर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। उसको कलेक्ट करके उसको हम ऐसे शेप में ले आते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली कलेक्ट करके उसको हम ऐसे बाउंड्री से कवर कर देते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में बनाया है। ठीक है, रैंडमली रहता है। अब इसमें क्या होता है, पानी डाल देता है। पानी होता है अलग अलग कलर का होगा, आपने देखा होगा इंडिया में जो रहता है, गुजरात वाला एरिया है वहां पे ऐसा किया जाता है। इसको कलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब कलेक्ट करने के बाद इसे क्या करते हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूसली जो रहता है आपका सनलाइट इसके ऊपर आता रहता है, सनलाइट आता रहता है, सनलाइट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो आप नोटिस करोगे कि 1-2 महीने बाद क्या होगा आपका, इसमें क्या रहेगा कि आप नोटिस करना 1-2 महीने बाद या 2-3 महीने बाद आपके जितने भी पानी थे इसके अंदर से, पानी आपके क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएंगे। यहाँ से जो पानी रहेगा, ऑल द वाटर विल एवापोरेट। यहाँ पे आपका वाटर रहेगा, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैस बन जाएगा। अब ये गैस बन गया तो इसके अंदर आप मान लेते सारा पानी निकल जाएगा, तो इसके अंदर आपका फिर बच क्या जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ। अब इसमें आपका क्या, सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे नमक बच जाएगा। इस नमक को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसे हम फैक्ट्री में ले जाते हैं। यहाँ पे और भी चीजें फर्दर इसके अंदर ऐड होती है, जैसे कि आयोडीन हो गया, फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है, यानी फर्दर बहुत काम रहता है। बस मेरा बताने का यहाँ पे पर्पस ये है कि जो आपका सी वाटर रहता है, यहाँ पे आपका क्या था, सी या फिर ओशियन कह लो,
सी या फिर ओशियन वाटर को जब हमने इसको कलेक्ट कर दिया, एक जगह जमा कर दिया, उसके चारों ओर हमने बाउंड्री बना दी, तो इसके अंदर क्या हो, सनलाइट आता रहा। और जो सी या ओशियन वाटर होता है ये मिक्सर रहता है आपका, किसका, वाटर प्लस में साल्ट का रहता है, ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर रहता है। तो इसके अंदर से आपका क्या होता है कि जो आपका सी वाटर है उसमें पानी और नमक रहता है। तो आपका सनलाइट आ रहा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो आपका क्या रहता है, जो वाटर रहता है ये एवापोरेट हो जाता है, ये वाटर आपका एवापोरेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ओनली और आपके पास साल्ट बच जाता है। फिर इस साल्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम कलेक्ट करके इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं अपना। और इसके आगे का फर्दर फिर क्या होता है, प्रोसेस रहता है कि हम क्या करते हैं, ये नमक को हम यूज करते हैं अपने खाने पीने में और डे टू डे लाइफ में, और इसे अदर स्टेट में भेज दिया जाता है। अगर इंडिया में बात करूं तो इंडिया में ये ज्यादातर जो कॉमन आपको साल्ट का बनने का प्रोसेस रहता है गुजरात में रहता है, ठीक है। आप या फिर गूगल भी करके देख लेना, यूट्यूब कर लेना कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट कैसे होता है, तो अभी आपको क्या बताएगा, एवापोरेशन ही मेथड से आपका साल्ट बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है कि आपका जो सी वाटर रहता है उसके अंदर आपका वाटर प्लस साल्ट रहता है, तो हम वाटर को क्या एवापोरेट करवा देते हैं, हमारे पास क्या बच जाता है, ओनली ऑन साल्ट, उसको हम कलेक्ट करके फैक्ट्री में दे देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम अदर स्टेट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी मैंने 3 ही एग्जांपल लिखे, इसके अलावा और भी एग्जांपल रहता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है। जैसे नदी का पानी होता है, नदी का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब नदी का पानी सूख गया तो कहाँ, बेसिकली लिक्विड था नदी में पानी, अब वो क्या हो गया, एवापोरेट होकर वो गैस बन गया, ऊपर चला गया। तो उसके अंदर भी क्या होता है, एवापोरेशन ही हो रहा है। क्या आपका जो नदी था, क्या नदी को आपने उसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, नहीं ना। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते उसे बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। हमने उसे 100 डिग्री नहीं किया, सनलाइट आया है, सनलाइट काम क्या था, उसने हीट प्रोवाइड किया, वो एवापोरेट हो गया। तो इसके अंदर क्या बोल सकते हैं हम कि एवापोरेशन हुआ है। अब ये एवापोरेशन हो रहा है, आपका लिक्विड से गैस जा रहा है किसी भी प्रोसेस पे, से हम एवापोरेशन कहते हैं। तो एवापोरेशन का कारण क्या है, ठीक है, साइंस की यही अच्छी बात लगती है कि साइंस में क्या होता है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है, हर चीज का एक रीजन होता है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या रहता है, एवापोरेशन को सिंपल से लफ्जों में बोलूं तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें बोला जाता है, अगर आपसे ये रहा कि रीजन फॉर एवापोरेशन, कारण क्या है एवापोरेशन का, तो इसका सिंपल सा कारण ये रहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। सम पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर पार्टिकल्स, देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। मैं समझाता हूँ, इसमें ये बोला गया जो मैटर होता है, मैटर जो रहता है उसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, वो पार्टिकल जितने भी पार्टिकल होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होता है। जो सरफेस वाला रहता है लिक्विड का पार्टिकल, उसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है, और क्या हो जाता है, वो फोर्स ऑफ जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे ओवरकम करके वो एवापोरेट हो जाता है, वो लिक्विड से गैस में बन जाता है। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो सारे टॉपिक क्रिस्टल एंड क्लियर समझ आना चाहिए, अदरवाइज मेरे पढ़ाने का फिर फायदा नहीं है। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपका सिंपल सा मैं समझाऊं, ठीक है। आपका ये मान लेते कि हमारे पास में क्या है, पानी है, ठीक है। ये मान लिया हमने क्या है, पानी है, ठीक है। अब पानी है तो पानी आपका पानी क्या है, एक मैटर है। मैटर किससे मिलकर बना रहता है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं ताकि एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये क्या आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये पास पास है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपको 2 तरीके के आपको पार्टिकल के बारे में बताया गया है। एक तो बताया गया है कि जो सरफेस पे रहता है, यानी जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है पानी का, जैसे ये वाला लेयर है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो ये पार्टिकल है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस पार्टिकल ऑफ वाटर, क्या कहते हैं, सरफेस पार्टिकल ऑफ वाटर, ठीक है। थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है, एक तो सरफेस वाला हो गया, फिर इसके अलावा जो बच जाता है, ये जो यहां से जो नीचे वाला है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बल्क पार्टिकल ऑफ वाटर,
ठीक है, जो आपके रहते हैं दो तरीके का, एक तो जो रहता है सरफेस वाला रहता है, उसके अलावा जो बच जाता है जो नीचे साइड रहता है उसे हम क्या कहते हैं बल्क। बल्क का मतलब रहता है इकट्ठा एक जगह झुंड हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बल्क वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहता है कि जो आपके जो सरफेस जो एवापोरेशन होता है कहीं ना कहीं सरफेस वाले पार्टिकल पे होता है। इसका समझाता हूँ क्या है। सबसे पहला लाइन पढ़ो, आपको अब आसानी से एक एक चीज समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, सम पार्टिकल एट सरफेस, क्या बोला है, सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का सरफेस होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है उसका काइनेटिक एनर्जी जो रहता है अदर पार्टिकल से ज्यादा रहता है। यानी कि जो सरफेस वाला आपका पार्टिकल जो मैंने ब्लू से यहाँ पे क्या कर दिया, इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर दिया, तो इस ये वाले जो आपके वाटर के सरफेस वाले पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी इन चारों की इन सभी से ज्यादा होगी, नीचे वाले बल्क वाले पार्टिकल से ज्यादा रहेगी। ठीक है, अभी इनके पास ज्यादा आता है तो क्या होता है कि ये आपस में क्या करते हैं, ये जो रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इनके बीच में इसे ओवरकम करके इवापोरेट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस चल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एक छोटा सा रफली आइडिया देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर मैं ये वाला पार्टिकल हूं तो ये वाला पार्टिकल मान लेते कि इसको कौन कौन पार्टिकल खींच रहा होगा। देखो अगर एग्जांपल लेके चलता हूं 10 यूनिट का। ठीक है, मानते कि एक पार्टिकल है, सबके पास कितना यूनिट है, 10 यूनिट एनर्जी है। ठीक है, 10 यूनिट एनर्जी, जैसे मान लो इसके पास 10 यूनिट एनर्जी है तो ये इससे टकराएगा तो 2 यूनिट इसको दे देगा, 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 तो इसके पास कितना आ जाएगा, बेसिकली 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, तो 2 4 6 8, इसके पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल अंदर वाला था, अब सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं। अगर सबसे ऊपर वाला हम सरफेस वाला लेते तो मानो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो मान लेते इसको 2 दे देगा, इसको 2 दे देगा, इसको 2 दे देगा, तो 2 4 6, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 4। अब आप खुद सोचो, जो सरफेस वाला पार्टिकल है इसके पास 4 यूनिट है, इसके पास 2 यूनिट है। ये मैंने जस्ट रफली एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने 10 यूनिट लिया है। या फिर आप खुद सोचो यहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है, इसको कितने लोग खींच रहे, एक ये 2 3 4, इसको 4 लोग आपस में खींच रहे, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अभी जो ऊपर वाला इसको कौन कौन खींच रहा है, देखो एक ये एक ये एक ये, देखो 1 2 3, इसको 3 लोग खींच रहे हैं। आप खुद सोचो, आप हो, ठीक है, आपको सिर्फ 3 लोग खींच रहे हैं, एक आपका इधर लेफ्ट से, एक राइट से और एक नीचे से, तो ऊपर वाला तो आपके पास एरिया है ना। अगर मान लो आपको चारों ओर से खींच लिया जाए, लेफ्ट राइट डाउन एंड अप, तो आपके पास कहां से जाओ, भागने का कोई रास्ता है नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये वाला जो पार्टिकल है ऊपर वाला सरफेस वाला, इसके पास ज्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, इसके अंदर वाले पार्टिकल के मुकाबले ज्यादा होता है इसके पास। ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल है ज्यादा रहता है, तो इसमें बीच में क्या रहता है, जो अपर वाले जो रहते हैं इनमें एनर्जी ज्यादा रहता है। अगर हम सरफेस वाले की बात करें, जो सरफेस वाला ऊपर लिखा हूं, ये जो पार्टिकल इसके है, ठीक है, सिर्फ सरफेस वाले को ड्रॉ करता हूँ, कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बल्क वाले वो नीचे आपके रहेंगे। ठीक है, नीचे वाले आपके बल्क वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको 4 बंदे एक तरफ से खींच रहे, ठीक है, इसको 4 बंदे खींच रहे, इसको भी क्या है, अगर इसका भी देखा जाए, इसको एक इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा, एक इधर से, एक इधर से, 4 हो गया। ठीक है, अब लेकिन ये इसको एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से, एक इधर से, तो इसके पास ऑप्शन रहता है। तो ये क्या करता है, जो सरफेस वाला रहता है ये क्या करता है कि जो आपका सरफेस वाला पार्टिकल है ये क्या करता है, इनके बीच में एनर्जी ज्यादा रहता है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो जितने भी इसको मॉलिक्यूल खींच रहे होंगे आसपास, ये क्या करेगा, सबसे अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऊपर साइड एवापोरेट हो जाएगा। ये जो भी आपका सरफेस वाला क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, या एटम बोलो या मॉलिक्यूल कह लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो ये सरफेस वाले पार्टिकल ये क्या कर जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनके बीच में जो फोर्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके एवापोरेट हो जाएंगे। तो आई होप कि अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से सिंपल लफ्जों में समझा देता हूं कि आपके जो वाटर होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं, सभी के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, सबके पास डिफरेंट होता है। जो नीचे साइड होता है बल्क वाले, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इनके पास ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है सरफेस वाला, वो उसे ब्रेक करके एवापोरेट हो जाते हैं और लिक्विड से गैस बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको अभी डिफरेंस लिखवाया था, मैंने समझाया था कि ये जो आपका रहता है एवापोरेशन, वो आपका सरफेस फेनो रहता है, सरफेस पे होता है। ठीक है, लेकिन इसको जब बॉईल करोगे तो बॉईल तो ये सारा जितने भी लिक्विड होगा एक साथ बॉईल होना, यानी कि गैस बनना स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब एवापोरेशन होता है तो सबसे पहले सरफेस वाला आपका गैस बनता है। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते अब आगे। हमने अभी क्या बात कर लिया अभी तक हमने कि एवापोरेशन क्यों होता है, सॉरी, एवापोरेशन क्या है,
एवापोरेशन के हमने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देख लिया, एवापोरेशन क्यों होता है रीजन देख लिया। अब ये एवापोरेशन होता है तो एवापोरेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि एवापोरेशन का कब फास्ट होगा और कब स्लो होगा, कब फास्ट होगा कब स्लो होगा, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलिए चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन कब आपका फास्ट होगा कब स्लो होगा। ठीक है, मैंने आपको एवापोरेशन ऑलरेडी बता दिया, जब आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन का मतलब ये होता है कि आपका एवापोरेशन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप ये फास्ट कब होगा और स्लो कब होगा, ये फास्ट कब होगा स्लो कब होगा और किन सब चीजों पे होता है। तो वो जो चीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देके समझाता हूँ, ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इसके मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन रहता है, ये आपके 4 चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फैक्टर की बात की जाए, यहाँ पे आपका जो एवापोरेशन रहता है, एवापोरेशन ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है, और किस तरीके से डिपेंड करता है उस पर भी आपका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली बात, जो एवापोरेशन होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। एक एक करके बताऊंगा, घबराना नहीं। सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी देखो, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये रहता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब ये रहता है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, दूसरी वाली बढ़ती है तो पहली वाली घट जाती है। जैसे एग्जांपल लेके चलते कि सपोज करो कि आपका जो मार्क्स होता है वो किस पे, आपके जो वीडियो आप जो गेम खेलते हो वीडियो गेम, उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज्यादा वीडियो गेम खेलोगे आपके मार्क्स उतने कम आएंगे। ठीक है, आप जितना ज्यादा वीडियो गेम खेलोगे आपके मार्क्स उतने कम आएंगे। तो आपका वीडियो गेम और आपके मार्क्स कैसे है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज करो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, नहीं ज्यादा आएंगे। अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, यानी एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, तो इसे क्या कहते हैं, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्टली का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरी बढ़े, और इनवर्सली का मतलब एक बढ़ाओ तो दूसरा घट जाए। तो अगर मैंने बताया कि एवापोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। सरफेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तो एवापोरेशन भी ज्यादा होगा। विंड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी विंड को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ज्यादा करूंगा तो एवापोरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे, ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी आपके इनवर्सली यानी 1 अपॉन में लिखा जाता है, 1 अपॉन में ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा करूंगा तो दूसरी वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर मैं इसे ज्यादा करूंगा तो ये कम हो जाएगा, अगर मैं इसे ज्यादा करूंगा तो ये कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक एक करके मैं इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूँ, जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो ठंडियों के टाइम में ज्यादा सूखते हैं गर्मियों के टाइम में सूखते हैं? एज यू नो, आंसर आपको पता ही है कि गर्मियों के टाइम में ज्यादा सूखते हैं। गर्मियों के टाइम में क्या रहता है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ठंडियों के टाइम में टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, अब गर्मियों में क्या होता है कि आपका मान लेते 45 डिग्री सेल्सियस है, 50 है, ठीक है 35 है, और ठंडियों के टाइम में आपका 20 रहता है, 15 रहता है, या उससे भी कम में चला जाता है। ठंडियों के टाइम में क्या होता है कि कई बार आपको धूप भी नहीं मिलती, आपको सनलाइट भी नहीं मिलता है, लेकिन गर्मियों के टाइम में हाय अल्लाह इतना ज्यादा गर्मी आपको मिलता है। ठीक है, पसीना पसीना हो जाते हो आप। तो आप बेसिकली ये कहोगे कि जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा एवापोरेशन ज्यादा होगा। बेसिकली आपका जितना ज्यादा, मान लेते हैं कि ये तो सिंपल आपको मैंने कई बार समझाया है, टेम्परेचर वाला अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप खुद सोचो कि अगर आप किसी पानी को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, पानी को गर्म करोगे, तो जितना ज्यादा इसका आप टेम्परेचर रखोगे, इसका टेम्परेचर मान लो कि मैं यहाँ पे 50 रख रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे आपका 70 है, यहाँ पे 70 है, तो एवापोरेशन किस में ज्यादा होगा, आप खुद बताओ एवापोरेशन किस में ज्यादा होगा। एवापोरेशन को बस ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एवापोरेशन ई। ठीक है, दूसरी तरफ टी और यहाँ पे भी टी। ठीक है, अब आप खुद सोचो यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपका 50 है तो एवापोरेशन ज्यादा होगा। एवापोरेशन किस में ज्यादा होगा बताओ, यहाँ पे 70 वाले में एवापोरेशन ज्यादा होगा या 50 वाले में?
टेम्परेचर किसका ज्यादा है, 70 वाले का। 70 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी आपका एवापोरेशन होगा, यानी कि ये जल्दी से आपका यहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। यहाँ पे भी आपका लिक्विड से गैस बनेगा, लेकिन गैस किस में जल्दी बनेगा, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होता है उसका बनता है। अब कुछ सोचो, आप ठंडियों के टाइम में कपड़े सुखाओ, गर्मियों के टाइम में, तो ठंडियों के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर कम मिलता है, सनलाइट कम आता है, तो इसलिए 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाता है कपड़े सूखने में। वही आप गर्मियों के टाइम में आप आधे घंटे के लिए भी क्या करो, कपड़े सुखाने के लिए डाल दो तो आसानी से सूख जाता है। यानी कि एवापोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ज्यादा करो एवापोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा करो एवापोरेशन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, इसको भी मैं सिंपल से लफ्जों में समझाता हूँ। अगर आपके पास देखो, ये मेरे पास कपड़ा है, मान लेते कि ये गीला कपड़ा है, तो इसको मैं इस तरीके से इसको ऐसे फैला के इसका सरफेस एरिया ज्यादा कर देते, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे रखूंगा तो आसानी से सूखेगा, ये मैं इसको ऐसे सरफेस एरिया कम कर दे, ऐसे करके रखू तो ज्यादा आसानी से सूखेगा। जब आपको पता है कि जब आपका इसको ऐसे खोल के रखोगे, अगर गीला कपड़ा इसको ऐसे खोल के रखूंगा मैं, तो ये आसानी से सूख जाएगा, ठीक है। इसको जब खोल के रखोगे, इसको ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे कर दोगे तो नहीं सूखे। यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है एवापोरेशन उतना ज्यादा होता है, उतना आसानी से होता है। और कहीं ना कहीं मैंने बताया कि एवापोरेशन आपका कैसा होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस के जो आपके वाटर के जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं वो जल्दी एवापोरेट होते हैं, तो सरफेस जितना ज्यादा रहेगा वो एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसको अगर समझाने की बात करूँ सरफेस वाले को, सरफेस एरिया, तो आपके पास सिंपल सा है, मैं आपके सामने 2 चॉइस रख देता हूँ। एक के सामने आपको ऐसे ऐसे कपड़े फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे आपने उसको मोड़ रखा है, ठीक है। ये क्या, क्लॉथ है, क्लॉथ 1, ठीक है। और यहाँ पे क्लॉथ आप 2 ले लो, इसको ऐसे आपने खोल के रख दिया है, क्लॉथ 2। अब आप खुद बताओ कि इसमें आपका एरिया किसका ज्यादा है, इसमें सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। अगर ऐसे की बात करूं, ऐसे आपका क्लॉथ 1 का ज्यादा है या सरफेस एरिया क्लॉथ 2 का ज्यादा है, ये बताओ। क्लॉथ 2 और 1, सरफेस एरिया आपका किसका ज्यादा है, 2 का। अगर 2 का ज्यादा है तो जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया रहता है आपका एवापोरेशन उतना ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा करो एवापोरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा करो एवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये भी आसानी से समझ गया। फिर थर्ड वाले पे आते, विंड। विंड मतलब हवा, तेज हवा। अब आप खुद सोचो कि गर्मियों का टाइम है, ठीक है। अब उसमें भी हम 2 दिन कंसिडर करते हैं कि मान लो कि एक दिन आपका नॉर्मल है, बस धूप आ रही है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अगले दिन मैंने 50 डिग्री सेल्सियस भी ले लिया और साथ ही साथ बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, ठीक है। इतनी भी नहीं कि कपड़ा उड़ के चला जाए, ठीक है, नॉर्मल आपका तेज हवा चलने लग गया, तो क्या होगा, किस दिन जल्दी सूखेगा। टेम्परेचर तो दोनों दिन सेम है, लेकिन जिस दिन हवा तेज चल रही है उस दिन आसानी से सूख जाएगा। तो आप ये कहोगे, जैसे मान लो कि आपने थर्ड वाला हमारा क्या था, विंड। अगर मैं विंड की बात करूँ, ठीक है, आपने क्या किया, ऐसे कपड़े लेके टांग दिया, ठीक है। और ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, काम चला लेना, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने कपड़े डाल के सुखा दिया। अब इसमें क्या है कि डे 1 और डे 2, ठीक है, डे 1 और डे 2। यहाँ पे भी आपका 50 डिग्री से 50 ज्यादा हो गया, हम 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। दोनों दिन आपका कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें क्या था कि आपका नॉर्मल था, इसमें हवा चल ही नहीं रहा था, लेकिन इसमें क्या था, आपका विंड चल रहा था, यानी कि हवा चल रहा था, हवा तेज चल रहा था। तो आप खुद सोचो किस में आसानी से सूखेगा, तेज तेज चलेगा हवा तो क्या कर देगा, आसानी से सूख जाएगा, ठीक है। तेज चलेगा हवा तो क्या हो जाएगा, आपका जो लिक्विड रहेगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका हवा तेज तो एवापोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि आपका अगर विंड ज्यादा होगा एवापोरेशन ज्यादा होगा, विंड ज्यादा होगा एवापोरेशन ज्यादा होगा। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी। पहली बात तो ये वर्ड सुनते आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी ये क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ह्यूमिडिटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है, इसको डिफाइन करता हूँ, फिर इसके बारे में कैसे बताता हूँ कि ये एवापोरेशन के साथ में कैसे रिलेट कर रहा है, इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरीके से। सबसे पहले व्हाट इज ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, क्वेश्चनिक फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को डिफाइन सिंपल से लफ्जों में ये कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। जो आपका एयर होता है उसमें कितना आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है,
उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में भी याद रखना, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे हम, नमी। सुना होगा आपने कि आज नमी ज्यादा है, कल नमी ज्यादा था, ठीक है, नमी कहते हैं। मॉइस्चर भी कहते हैं इसको, मॉइस्चर, ठीक है, यानी कि जो आसपास एयर होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, यानी कि वेपर फॉर्म में आपके ज्यादा पानी दिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जितना ज्यादा आपका वाटर वेपर होगा उतना ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी होगा। अब आप खुद सोचो कि आपका अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो एवापोरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, आपका जो एयर होता है, एयर की एक कैपेसिटी होती है कि वाटर वेपर को स्टोर करने की, ठीक है। इसको एक स्टोरी टाइप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा बेटर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ठीक, इसमें क्या है कि यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे ये आप हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे कपड़े सुखाने हैं, ठीक है। तो कपड़े सुखाने के लिए आपने क्या कर दिया, इसको हैंग कर दिया, इसको टांग दिया यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, ठीक है। कपड़ा तो लग भी नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, काम चल जाएगा। अजीब सा दिख रहा है डायग्राम, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए कपड़े के लिए, चलो स्क्वायर शेप में बनाते थे, मान लेते हैं आपके कपड़े है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कपड़े टांग दिए, अब आपको इसको सुखाना है। तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका जो कपड़ा है गीला है, ठीक है, ये क्या आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड से किस में जाएगा, गैस में जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये लिक्विड से गैस में जाएगा तभी आपका क्या होगा, एवापोरेशन ज्यादा होगा। बेसिकली एवापोरेशन यही है ना, सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग, कि आपका जितना ज्यादा एवापोरेशन, आपका एवापोरेशन कब ज्यादा होगा, जब आपका इसके फैक्टर ज्यादा होंगे। अगर मान लेते लिक्विड से गैस में जितनी आसानी से चला जाए, लिक्विड से गैस में जितनी आसानी से चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो जल्दी जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, जल्दी जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करें। अब यहाँ पे देखो, आपका लिक्विड जितनी आसानी से गैस में चला जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन कहेंगे। अब एक बात बताओ, जो हमारा एयर है, मान लेते हैं जो मैंने डायग्राम के अंदर बनाया, एक सिनेरियो बनाया है, तो इसके पास क्या होगा, अगर मान लेते नमी कम है, नमी आपका कम है, आपका ह्यूमिडिटी कम है, तो इसके अंदर एयर लिक्विड गैस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी यहाँ पे कोई है, कोई भी एक भी गैस के वाटर वेपर है यहाँ पे, वाटर के वेपर है यहाँ पे नहीं है, एक भी नहीं, तो ये आसानी से बन पाएगा, यहाँ पे वेपर ज्यादा बना लेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो आपके सिनेरियो है, इसमें ऑलरेडी पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर मान लेते मैंने यहाँ पे ह्यूमिडिटी पहले से ज्यादा करी, यहाँ पे मान लेते कि वाटर वेपर मैंने ज्यादा बना दिया, वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो आपका कपड़ा था ये सूखेगा, तो ये भी लिक्विड से गैस बनेगा, वेपर बनाएगा। लेकिन ये तो बोलेगा, अरे भाई यहाँ तो पहले से इतने सारे वेपर है, मैं कितना कर दूं, मैं यहाँ से ज्यादा आसानी से बन पाएगा। अब ये जो मान लो कपड़े वाला होगा, ये लिक्विड बोलेगा कि चलो मैं गैस बन जाता हूँ, मैं सूख जाता हूँ, मैं लिक्विड से गैस बन जाता हूँ, एवापोरेट करता हूँ। लेकिन ये बोलेगा, अबे यहाँ पे तो पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर है, तो मैं कहाँ से करूँ। जहां मान लो अगर इसको लिक्विड से गैस में जाने के लिए 10 वेपर बनाने थे, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि लिक्विड से गैस बनने के लिए 10 वेपर बनाने थे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नमी है, पहले से बहुत सारे वाटर वेपर है, तो ये क्या आसानी से बना पाएगा, और नहीं। अगर मान लो मैं ये सारे हटा दूं, मैं यहाँ पे बोल दूं कि ह्यूमिडिटी है ही नहीं, आपका यहाँ पे नमी है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के 10 आसानी से बना लेगा, और ये आसानी से गैस बन जाएगा, यहाँ से लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि जहां आपका क्या, ये अगर वाटर वेपर पहले से ज्यादा होगा, वाटर वेपर का मतलब कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, अगर पहले से एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है बहुत ही ज्यादा, तो आपका ये आसानी से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो, अगर ये आपका ह्यूमिडिटी है, ये जो मैंने ड्रॉपलेट्स एयर में बनाए हैं, ये आपका क्या है, ह्यूमिडिटी है। अगर आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा हुआ तो क्या होगा, एवापोरेशन आपका स्लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमिडिटी है, नमी है। तो अब आप खुद बताओ, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो एवापोरेशन आसान होगा, आसानी से होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ऑलरेडी एयर में आपका क्या हो जाएगा, वाटर वेपर होगा, तो ये आसानी से लिक्विड का वेपर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो आपका एवापोरेशन स्लो हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट ऑलवेज याद रखना, ये थर्ड, ये वाला, ये तो आसानी से याद आएगा। टेम्परेचर ज्यादा करो, एवापोरेशन ज्यादा, सरफेस ज्यादा करो, एवापोरेशन ज्यादा, विंड ज्यादा करो, तेज हवा चलाओ, एवापोरेशन ज्यादा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया तो एवापोरेशन कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते कि ह्यूमिडिटी कम लेते हैं, हम इसमें क्या करते कि हम नमी नहीं लेने की कोशिश करते, हम ऐसा एनवायरमेंट देखते
कि जहाँ पे नमी कम हो, आपका ह्यूमिडिटी कम हो। आई होप ये वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने डायग्राम के थ्रू ज्यादातर चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो हम उसी एक्साइटमेंट से इस लास्ट टॉपिक को भी पढ़ेंगे जिस एनर्जी से हमने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ा था, जिस एक्साइटमेंट से पढ़ा था। तो चलिए इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली जब भी आपका एवापोरेशन होता है तो एवापोरेशन की वजह से कूलिंग होता है, यानी कि ठंडा 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 महसूस होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपका लिक्विड गैस में जाता है तो एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन की वजह से क्या होता है कि ठंडा ठंडा आपको लगता है, आपको फील क्या होता है, ठंडा, कूलिंग हो जाता है। तो इसका लिए आप रीजन ये रहता है कि, रीजन सबसे पहले लिख देता हूं, व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड into gaseous form by absorbing heat in the form of latent heat of vaporization. These energy absorbed from our सराउंडिंग। ठीक है, चलो इस डेफिनेशन को मैं इजी वे में समझाता हूँ। बेसिकली मैंने अभी ये लिखा है कि जब कभी भी आपका एवापोरेशन होता है तो एवापोरेशन के लिए आपको हीट चाहिए होता है, वो आपका एनर्जी चाहिए होता है, हीट। वो आपका कौन सा एनर्जी रहता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहता है वो कहाँ से आता है, हमारे एनवायरमेंट से आता है। या तो आप उसे हीट करके आप दे रहे हो, हमारे आसपास जो एयर है, जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है, उससे क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और एवापोरेट हो जाता है। तो चलिए इसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा क्या होता था कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लेते हैं आपके पास क्या है कि आपने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया और इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। इसको क्या हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसको हीट कर रहे हो। तो हीट कौन कर रहा है, हीट यहाँ पे आप कर रहे हो, यहाँ पे आप गैस के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। सिलेंडर वाला गैस लिख रहा हूँ, ये स्टेट वाला गैस मत समझना, बेसिकली हीट कर रहे हो। तो हीट कौन कर रहा है, यहाँ पे आप कर रहे हो, यू, ठीक है। यहाँ पे हीट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आप इसे हीट नहीं करो फिर भी आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, क्या होगा कि आपका जो लिक्विड रहेगा, आपका जो यहाँ पे पानी है, मान लेते हैं क्या लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिक्विड है। मान के चलते हैं कि आपने इसको हीट नहीं किया, यहाँ पे पानी था, आपने इसको हीट नहीं किया, ये आपका क्या है, वाटर है, इसे आपने हीट नहीं किया, फिर भी ये क्या है कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे लिक्विड से गैस में चला गया। अब लिक्विड से गैस में चला गया, एवापोरेशन हो गया, आपने तो हीट नहीं किया। तो फिर इसको तो हीट चाहिए ना, इसको तो हीट चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, ये हीट कहाँ से ले लेता है, हमारे सराउंडिंग से लेता है। हमारे आसपास जो माहौल है, एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग से क्या करता है, ये सराउंडिंग से क्या करता है, ये हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, हीट अब्सॉर्ब करेगा हमारे सराउंडिंग से, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे सराउंडिंग से ये हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और लिक्विड से गैस बन जाता है। जब हमारे आसपास से हीट क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तो हमारे आसपास क्या बच जाएगा, हीट चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऑटोमेटिक कूलिंग बच जाएगा, ठीक है। हमारे आसपास क्या हो जाएगा, फिर हमारा एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसको या तो मैं गर्म करूं, या तो मैं उसको गर्म करूंगा तो अपने आप गैस बन जाएगा, या फिर मैं इसको गर्म ना भी करूं, अपने आप कैसे ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे आसपास क्या है,
कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर जो होता है उसको हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, हीट को ऑब्जर्व करके गैस बन जाएगा। तो मेरी जो रूम टेम्परेचर मान लो पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 25 से मान के चलते कि 18 हो गया, तो रूम का टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडा हो गया ना। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपका एवापोरेशन होगा, लिक्विड से गैस जाएगा, उसको हीट चाहिए। हीट कौन सा चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या तो आप उसे गर्म कर रहे हो तो ठीक है, अगर गर्म नहीं करे तो हमारे सराउंडिंग से, आसपास से क्या करेगा, वो हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। अगर हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा सराउंडिंग का, तो हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि आपके गर्मियों के टाइम में क्या होता है, जब आप बहुत दौड़ते हो तो आप थक जाते हो, आप क्या करते हो, आप उस एक जगह बैठ जाते हो, आपका पसीना पसीना आ जाता है। ठीक है, तो अभी इस सिनेरियो में क्या होता है, जैसे मान लो आपने फैन चालू करके बैठ गए, तो अभी मैंने बताया कि विंड बढ़ाने से क्या होता है, एवापोरेशन ज्यादा होता है। तो मान लिया कि एवापोरेशन हुआ, अब एवापोरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप बहुत थके हुए, आपके अंदर बहुत गर्मी है, ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो रखा है, मानते कि 30 डिग्री है आपका बॉडी टेम्परेचर। अब इसमें क्या हुआ, 30 डिग्री टेम्परेचर है आपके पूरे बॉडी पे, पसीना पसीना नहीं के आउटर आपकी स्किन पे क्या पानी पानी हो गया। अब ये क्या, पंखे पे बैठ गए, पंखा चलाया तो एवापोरेशन हो गया। अभी एवापोरेशन करने के लिए तो हीट चाहिए। क्या आपने हीट किया, आप क्या आपने नीचे से आग जला दिए हो क्या? क्या आप आग के ऊपर बैठे हो? नहीं ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है, इसमें से हीट ऑब्जर्व कर लेता है सराउंडिंग से, और जो पानी रहता है गैस बन जाता है, तो हमें क्या फील होता है, ठंडा ठंडा। आप समझ आया? एक तो पहला एग्जांपल ये हो गया। और दूसरा मैं आपको ऐसे एग्जांपल बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल बताता हूँ जो आपने शुरू से सुनते आए होगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा उसके पीछे का रीजन, और आपको सुन के भी थोड़ा अच्छा लगेगा, शॉकिंग टाइप में बोल सकते हैं, फैक्ट टाइप में। जैसे आपने बचपन से सुना होगा कि जो चाय होता है, चाय आपका एक कप होता है, ठीक है, या फिर उसके नीचे एक सॉसर होता है। तो चाय जब आप सॉसर में पीते हो तो आपको ठंडा लगता है, जब कप में पीते हो तो आपको गर्म लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश करूँ, जैसे तो मान लेते कि चाय का हमारे पास में एक कप है, ये क्या है, कप है। अब जो चाय होता है, जो चाय आप अगर पीते हो तो क्या चाय इसके अंदर मान लेते हैं चाय है, तो ये जो चाय होता है इसके नीचे जो अमीर लोग जो होते हैं, हम तो गरीब इंसान है भाई, हम तो बस चाय कप में ही पीते हैं। बाकी जो अमीर लोग होते हैं उनके नीचे क्या रहता है, एक सॉसर नीचे लगा रहता है, ऐसे एक तरीके से छोटा सा प्लेट सॉसर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉसर। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, जो कप होता है, कप में आप चाय पियो या उसे सॉसर में डाल दो, उसके बाद उसको पीने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको किस में ठंडा लग, आपको आसानी से किस में पी पाते हो? आप बोलोगे सॉसर में। क्यों? क्योंकि इसमें ये डिफरेंस रहता है, जैसे आपका ये जो कप है, तो कप का जो एरिया रहता है, सरफेस एरिया, ये आपका सरफेस एरिया कम रहता है, लेकिन ये सॉसर रहता है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। मैंने अभी फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन में बताया था, सरफेस एरिया आपका जितना ज्यादा, एवापोरेशन उतना ज्यादा। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन की वजह से ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा। एवापोरेशन कॉज कूलिंग, एवापोरेशन की वजह से ठंडा आता है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है सॉसर का, एवापोरेशन ज्यादा होता है, एवापोरेशन ज्यादा होगा तो ठंडी आपको आसानी से मिल जाती है। बाकी इंग्लिश में मैंने रीजन भी लिख दिया, अगर आपको एग्जाम में लिखने को एक क्वेश्चन देखने को आ जाए, आपको लिखना पड़े तो इस तरीके से लिख देना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, why are we able to ship hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? सिंपल से ये पूछा गया है कि हम जो होते हैं चाय या फिर जो आपका दूध होता है उसको जो हम पीते हैं तो हम सॉसर में आसानी से पी पाते हैं और कप में नहीं पी पाते। क्यों नहीं पी पाते? इसका रीजन ये है, अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। कप से ज्यादा किसका होता है? कप से ज्यादा आपका सॉसर का होता है एरिया। प्रोमोटिंग क्विकर एवापोरेशन, यानी कि जल्दी आसानी से एवापोरेशन को उसको प्रोमोट करता है। हेंस द टी और मिल्क इन द सॉसर कूल्स डाउन फास्टर। बस वही बात है। तो इसमें क्या होता है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, एवापोरेशन ज्यादा होता है, तो आसानी से चाय या फिर मिल्क ठंडा हो जाता है, तो हम आसानी से पी लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी आपने डेफिनेटली क्वेश्चन सुना होगा और आपके माइंड में जरूर आया होगा कि ऐसा एक्चुअली क्यों होता है। ये जो क्यूरियोसिटी आपके इतने सालों से थी, मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये आपका सवाल ये है कि हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थेन पॉट। बेसिकली मटका होता है, मिट्टी का जो बना रहता है मटका, उसके अंदर पानी आपका ठंडा क्यों रहता है? गर्मियों के टाइम में आपका जो मटका होता है ठंडा पानी कैसे रखता है, क्यों रख पाता है? ये आपने शुरू से सुना होगा, क्यूरियोसिटी भी बहुत होगा। इसके बारे में एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि जिंदगी में आप कभी भूल ना पाओ। ठीक है, तो इसका रीजन ना पढ़ते हुए पहले मैं अपनी तरफ से समझाता हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आपको ये बताया कि एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन होता है तो क्या आपका कूलिंग हो जाता है, हमारे आसपास सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, कूलिंग होता है। अब इसी को मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास जो है मटका है, ठीक है,
ब्लैक मार्कर, आई डोंट गेट, चलो ब्लू से समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास मटका है, ठीक है, मटका है। सबसे पहली बात याद रखना, मटका का नेचर कैसा होता है, पोरस। पोरस मीन्स इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। ये चीज तो सबसे पहले याद रखना कि आपका जो मटका रहता है वो पोरस नेचर का होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा मत कहना कि अगर छेद होते तो पानी निकल क्यों नहीं जाता है, लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल का साइज होता है उसके कंपैरिजन में आपका जो रहता है मटके का, उसका जो होल रहता है, छोटे छोटे पोरस रहते हैं, वो कम रहते हैं। आपका वाटर का मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है और छेद का कम होता है, यानी कि इसके जो साइज होते हैं छेद वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बड़े इसलिए बनाया ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे वाटर के आपके क्या है, पार्टिकल है, काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसमें क्या है, ये जो आपका जो आउटर वाला मैंने बनाया है, ये आपका क्या है, मटका है, ठीक है, मटका का आउटर वाला सरफेस है। अब खुद सोचो जैसे ये है। अब इसमें क्या है कि एक बार मैं आउटर वाला ब्लैक से बना देता हूं ताकि आसानी से देखे, जैसे ये वाला देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, मटका है, और इसके बीच में छोटे छोटे से क्या है, पोरस को है। पोरस को हम क्या कहते हैं, छेद कहते हैं, ठीक है। ये अगर आपका मटका है और मटके के जो सबसे बाहर वाला है, आपको पता होगा उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस मोलिक्यूल कहते हैं, सरफेस पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो बाहर वाला जो है, ये जो जितने बाहर वाले जो है, ठीक है, मैं रेडिएट से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले जो आपके हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी सबसे बाहर वाला जो सरफेस से अटैच है, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ठीक। अब ये क्या है कि इनको एवापोरेट करना है। एवापोरेट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी ये दो तरीके से लेता है। एक तो पहली बात, जो इसके आसपास का जो सराउंडिंग है, तो पहला क्या, कहाँ से हीट कहाँ से लेता है, हीट पहला लेता है ये सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग से हीट इतना इनफ नहीं मिलता है कि एवापोरेट हो पाए, तो दूसरा ये कहाँ से लेता है, ये जो बाहर वाला जो रहता है, सरफेस से अटैच रहते हैं जो भी मॉलिक्यूल पानी के मटके से, तो वो क्या करता है कि ये जो अंदर वाला आ जाएगा, अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाले को मैं थोड़ा डार्क से बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अगर एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ तो एकदम अच्छे से करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ओ शिट, ये बाहर वाला मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपका बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला, अंदर वाले, ये सारे क्या आपके अंदर वाले हैं, ठीक है। अब जो ड्रॉ मैंने जिसमें सर्कल, डार्क सर्कल नहीं बनाया, वो आपके बाहर वाले, ठीक है, आउटर वाले। अब इसमें क्या होता है, जो बाहर वाला जो है सरफेस के साथ अटैच है मटके में, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट चाहिए एवापोरेट होने के लिए। पहली बात तो सराउंडिंग से ले लिया, दूसरा क्या करेगा, जो इसके अंदर वाले जो रहते हैं, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल है, इनसे हीट ले लेगा, ये इनसे हीट ले लेगा, इनसे हीट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जब अंदर वाले मॉलिक्यूल से हीट ले लेता है, अंदर वाले पार्टिकल से हीट ले लेगा, उनसे हीट ले लेगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां से कहां से लेगा, अंदर वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है। बल्क वाले, बल्क लिख देता हूं, ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल लिख लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, बल्क पार्टिकल, ठीक है। जो अंदर वाला जो रहता है वाटर के पार्टिकल, उसे हीट ले लेगा, और ये क्या कर देगा, आपका लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और एवापोरेशन होगा, यहाँ पे एवापोरेशन होगा तो फिर कूलिंग हो जाएगा। अब इसमें क्या है, खुद सोचो, जो अंदर वाला जो था उसका टेम्परेचर हम मानते 25 डिग्री, अंदर वाले का कितना है, जो आपका ब्लू वाला है, ठीक है, ब्लू वाले के पास जो है आपका कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री, ठीक है। अब जो बाहर वाला है आपका, वो आपका ऐसे है ये, ठीक है। अब इसको चाहिए हीट, तो हीट तो पहली बात ये सराउंडिंग से ले लेगा, दूसरा जो अंदर वाला होगा, इससे अगर हीट ये ऑब्जर्व कर लेता है, अगर इसे हीट ऑब्जर्व करेगा, तो मान लेते इसका पहले 25 था, तो 25 से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और इसको हीट मिल जाएगा। अब इसको हीट मिल जाएगा तो ये क्या, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कम हो गया। तो इसी वजह से क्या रहता है, पानी के अंदर मटका ठंडा रहता है। मैंने एकदम अच्छे से समझाया है, एक बार मैं अच्छे से वापस से कोशिश करता हूँ कि अगर समझ ना आया हो तो समझ आ जाए, ठीक है। मटके के अंदर पानी ठंडा रहने का रीजन ये रहता है कि जो मटका रहता है, पहली बात तो पोरस इन नेचर रहता है, उसके बीच में छोटे छोटे से छेद रहते हैं। अब जो सबसे बाहर वाला जो आपका पानी का मॉलिक्यूल रहता है, सरफेस के साथ अटैच रहता है, तो वो क्या कहता है, उसको क्या चाहिए कि वो एवापोरेट होना चाहता है, तो एवापोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए।
हीट चाहिए, अगर उसको हीट मिल जाएगा तो एवापोरेट होके वो गैस बन जाएगा। ठीक है, अब उसको हीट चाहिए तो पहली बात वो सराउंडिंग से, आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, आसपास वाला एरिया, उससे हीट ले लेगा। दूसरा जो अंदर वाला जो आपका रहता है वाटर मॉलिक्यूल, उससे ले लेता है। अगर मान लेते हैं अंदर वाले का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर उससे हीट ले लेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका कम हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। मान लीजिए जितने भी सबके बाहर वाले थे इसके पास 24 हो जाएगा, और ये जो बाहर वाला रहेगा सरफेस से अटैच, वो क्या कर जाएगा, एवापोरेट होके गैस बन जाएगा। एवापोरेट होके गैस बनेगा, कूलिंग हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि इसका टेम्परेचर अंदर वाले का कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो मटके के अंदर पानी रहता है वो आपका ठंडा रहता है। ये प्रोसेस आपका चलता ही रहता है पूरे दिन कंटिन्यूसली 24 आवर्स चलता ही रहता है जब तक मटके में रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सरफेस के साथ अटैच रहेगा वो एवापोरेट हो जाएगा, अंदर वाला ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सरफेस से अटैच रहेगा, फिर उसके बाद सरफेस वाला एवापोरेट हो जाएगा, अंदर वाला फिर कूल हो जाएगा। तो यही साइंटिफिक रीजन है। बाकी इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ के मैं लिखवा बता देता हूँ, एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन अर्थन पोट इज पोरस। ठीक है, पोरस इन नेचर यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मटका होता है वो क्या रहता है, पोरस इन नेचर। दिस टाइनी पोरस फैसिनेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड द एवापोरेशन फ्रॉम पोट। ठीक है, यानी कि वो एवापोरेशन को फैसिनेट करता है, एवापोरेशन को वो करने की परमिशन दे देता है। द प्रोसेस एवापोरेशन रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, अब एवापोरेशन को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से और अंदर वाले पार्टिकल से। तो क्या बोला, द प्रोसेस एवापोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज कंट्रीब्यूटेड यानी कि सहयोग देता है, कंट्रीब्यूटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल पोर्ट, यानी कि जो पोर्ट के अंदर वाले होते हैं बल्क वाले, वो क्या करते हैं, सहयोग करते, कंट्रीब्यूट करते एनर्जी देने में, हीट देने में। इसको दे बाहर वाले सरफेस को दे देंगे और अपना खुद का टेम्परेचर कम कर लेंगे और बाहर वाला एवापोरेट हो जाएगा, सरफेस के साथ रहता है। बाय वाटर इन द पोट एज द रिजल्टेंट ऑफ विच वाटर टर्न्स इनटू कूल। आई होप क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ये लास्ट लेक्चर था, आई होप थोड़ा मुझे लगता है लेंदी बन गया होगा, 1 आवर या 1.5 आवर के अराउंड चला गया होगा। ठीक है, मैं इतना एफर्ट करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग और भी कंटेंट चाहिए, ठीक है, मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आपको साइंस इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको साइंस से प्यार हो जाए, आपको साइंस एकदम हलवा लगने लगे आसानी से। ठीक है, ये चीजें जो रहती है ना, मैंने तकरीबन 1-1.5 साल मैंने ट्यूशन में पढ़ाया है, 1-1.5 साल, तो मैंने यही सारी चीजें छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करी है। जब मैंने स्टूडेंट जब मैंने पढ़ा था तब, या जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कि छोटी छोटी चीजें बच्चे कहाँ पे लैग कर जाते हैं, उनको क्या क्या चीजें समस्याएं आती है, तो वही सारी चीजें मैंने फिगर आउट करी है, एक जगह लिखी है। और अब मैं आपके सामने हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि और आसान से आसान तरीके से वीडियोस बनाऊं। ठीक है, मेरा ये ऐसा बोल सकते हो, मैंने फर्स्ट टाइम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा ये रहा है चैप्टर का पहला वीडियो। ठीक है, जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी थोड़ा मुझे कम्युनिकेशन में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरे के आगे बोलने में। ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी पेशेंस रखिए हमारे साथ में, और इतने पेशेंस के साथ हमारा वीडियो देखते तो मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।